वेलकम जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी ट्री 2.0 का तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं आज आप लोग के लिए जो 6 से लेकर 12 तक सारे साथी जो 6 to 8 का एग्जाम देंगे, चाहे 9th 10th का देंगे या 11 12 का देंगे, सबके लिए जो आपका कॉमन पेपर होगा एक 40 नंबर का, उसका मैं प्रैक्टिस सेट नंबर जो है, टेस्ट सीरीज नंबर जो है 19 लेकर आ रहा हूँ। इससे पहले मैं 18 जो है टेस्ट सीरीज करवा चुका हूँ। अगर नहीं देखा तो जाइए और देखना स्टार्ट कर दीजिए। साथ ही साथ जो है अपर सचिव जो है शिक्षा विभाग के पाठक का मीटिंग हुआ था। आपको पता है कि 20 अक्टूबर तक जो है फाइनल डेट दे दिया गया नोटिफिकेशन के। हालांकि वो लास्ट डेट है, उससे पहले भी कभी भी नोटिफिकेशन गिर सकता है। तो अगर अभी अभी तक आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो समझिए कि बहुत बड़ी लापरवाही से गुजर रहा है। साथ ही साथ आपको पता है कि अगले महीने में 2-3 फेस्टिवल भी आने वाला है, ठीक है। जैसे छठ हुआ, दुर्गा पूजा हुआ, दिवाली हुआ, तो उसमें भी आप लोग का टाइम बर्बाद होगा। तो नवंबर से लास्ट में, और ये जो है आपका फॉर्म अक्टूबर में आएगा और नवंबर के लास्ट तक आपका एग्ज़ाम हो जाना है हर हालत में, ठीक है। तो 1 महीने का भी टाइम नहीं मिलेगा। अगर नहीं तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए साथी, ये तो थोड़ा बहुत मोटिवेट करने के लिए आप लोग को जो है ज़रूरी है मोटिवेशन। स्टार्ट करते हैं अब जो है टेस्ट सीरीज नंबर 19 का जो है। सबसे पहले मैं जीके करवाता हूँ। आपको पता है सेट में 8 नंबर क्वेश्चन से जीके रहता है और लास्ट में मैथ्स का 7 क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। जो पहले से जुड़े होंगे उन साथियों को पता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है जीके का पहला क्वेश्चन है और इस टेस्ट सीरीज का जो है 8वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सुमेलित नहीं है, मतलब गलत मेल कर दिया गया है। तो कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए जो है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है गया नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला क्या है? गया नहीं है, किशनगंज है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा ठंडा जिला जो है गया है, ये बिल्कुल सही है। सबसे कम जो है वर्षा वाला जिला जो है औरंगाबाद है, ये भी जो है आपका सही है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना जो है गंडक परियोजना है, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार का सम्मिलित जो है परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के भौगोलिक परिचय में कौन जो है सुमेलित है, ठीक है, जो सही है, ठीक है। तो इसमें बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, ये एकदम मोस्ट जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्या हो जाएगा? 24 डिग्री जो अक्षांशीय विस्तार है बिहार का, जो लेटीट्यूड जो है बिहार का, लेटीट्यूड का जो रेंज है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक है। इसको एकदम जो है दिमाग में बैठा लीजिएगा, उत्तरी अक्षांश, ठीक है, नॉर्थ में। इसमें जो आपका उत्तर से जो दक्षिण लंबाई दिया गया है, तो देखिए बिहार का जो है उत्तर से दक्षिण जो है लंबाई कम है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 345 इसको याद रखिएगा, इसमें उल्टा दे दिया गया। और पूर्व से पश्चिम जो ज़्यादा है बिहार, ठीक है ना, पूर्व से पश्चिम में जो है ज़्यादा लंबाई है, 483 मीटर है। सॉरी दोस्तों, किलोमीटर है, ठीक है ना, मीटर तो बहुत छोटा हो गया, किलोमीटर है। बात हुआ बिहार के आकृति का, तो बिहार के आकृति के बारे में 2 तरीके से फेमस है, एक आयताकार नहीं तो चतुष्कोणीय है, 4 कोण है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, बाकी के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। आगे कह रहा है कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? बहुत फेमस नाम है, बताइए। जल्दी से बताइए, आप लोग के पास समय है 10-20 सेकंड का जो भी है, क्योंकि थोड़ा बहुत जो है आप लोग का भी टाइम दे रहा हूँ ताकि आप लोग भी जो है क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो बिहार को किसान सभा से जुड़ने वाले नेता जो थे इसमें सारे हैं, जैसे स्वामी सहजानंद भी थे, करियानंद शर्मा भी थे और राहुल सांकृत्यान भी थे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। हालांकि स्वामी सहजानंद जो थे एक तरह से बिहार के ही नहीं पूरे भारत में सबसे बड़े जो है किसान के नेता माने जाते थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि फरवरी 2023 में एक रिसर्च के अनुसार सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन बन गया? फरवरी 2023 का जो लेटेस्ट डाटा उसके अनुसार पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा बृहस्पति, ठीक है। अब बीच में हालांकि शनि ग्रह बढ़ गया था, ठीक है, शनि ग्रह के उपग्रह की संख्या ज़्यादा हो गया था, लेकिन इधर फिर जो करेंट डाटा है फरवरी 2023 में जो आया है, तो उसमें जो है 12 जो है नए उपग्रह जो है और खोजा गया, ठीक है, बृहस्पति ग्रह में। अब टोटल जो उपग्रह का संख्या कितना हो गया है? तो बृहस्पति का टोटल उपग्रह का संख्या हो गया कितना? तो 92 हो गया। और सबसे बड़ा उपग्रह इसका ज्ञानीमिड है। और बृहस्पति जो ग्रह है पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे बड़ा उपग्रह भी इसी बृहस्पति ग्रह पे है, ज्ञानीमिड, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 2023 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए एन कोटेश्वर सिंह को, ठीक है। और इसको थोड़ा मैं इसलिए बोलूँगा याद रखने के लिए क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है इधर आके जब से आर्टिकल जो है वो 370 हटा है और 35 है, तब से ये थोड़ा जो जम्मू कश्मीर लद्दाख ये सब न्यूज़ में रहता है, ठीक है। तो वहाँ के आप जो है
न्यायाधीश, गवर्नर, ये सब का जो है नाम दिया, लेफ्टिनेंट वगैरह का ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य जो है शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा जो है विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट जो है अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको जीता है अर्जेंटीना ने, ठीक है। अर्जेंटीना जो है इसके कप्तान कौन थे? तो लियोनेल मेसी थे, ठीक है, सबका फेवरेट खिलाड़ी है। और रोनाल्डो के बारे में तो आपको पता ही होगा, वो कहाँ का है? तो पुर्तगाल का, ठीक है। हालांकि उसका टीम जो है जीत नहीं पाता है, अकेला चना भार नहीं फोड़ता, वही कहावत है उसके टीम में, ठीक है। और हराया किसको था? तो फ्रांस को हरा के जीता था, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फ्रांस को हरा के जीता था और उपविजेता फ्रांस हो गया, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और इससे पहले 2018 का जो फीफा विश्व कप में हुआ था उसमें फ्रांस हराया था, क्रोएशिया को हराया था, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइट्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्ल लैंडस्टीनर को इनमें से किसके लिए जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रक्त समूह के वर्गीकरण की खोज के लिए, ठीक है। ब्लड ग्रुप जो है उसका क्लासिफिकेशन किया था कौन? तो कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें थोड़ा एक बात और बता देता हूँ, ए बी पॉजिटिव जो होता है सबका जो है ब्लड ले सकता है, किसी व्यक्ति का ब्लड ले सकता है। और ओ पॉजिटिव है जो सबको दे सकता है, लेकिन ले किसका सकता है? तो केवल ओ पॉजिटिव का ले सकता है। आपका अगर जो ब्लड ग्रुप है वो कॉमन सेंस है कि जो है उस ब्लड ग्रुप को आप ले सकते हैं, लेकिन ए बी पॉजिटिव के पास खासियत होता है कि ये सबका ले लेता है, और ओ पॉजिटिव के पास खासियत होता है कि सबको दे सकता है। आगे कह रहा है कि इनमें से किस तत्व का जो है घनत्व अधिकतम, मतलब डेंसिटी किसका ज़्यादा है? तो ध्यान रखिएगा ऑस्मियम का, ठीक है। ऑस्मियम का जो है घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो B12 में पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बहुत ही इसको पूछा जाता है, ठीक है। बाकी जो आपका B1 में तो आपको पता ही होगा, थायमिन पाया जाता है, ठीक है। और B3 में आपका जो है क्या होता है? तो B3 में जो है आपका निकोटीनिक होता है। B5 में जो है आपका कह सकते हैं एक तरह से, और विटामिन B5 को क्या बोला जाता है? तो पैंटोथेनिक अम्ल बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। विटामिन सी आपका स्कोर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ये सब चीज़ इतना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विटामिन ए जो होता है आपका, जो इसको क्या बोलते हैं? तो रेटिनॉल बोलते हैं। आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायु से कांच में तथा वायु से जल में प्रकाश के अपवर्तन का चित्र दिखाया गया है। चित्र जो 2 में दर्शाया गया है, कह रहा है कि चित्र 3 में अपवर्तन के प्रकरण में कोण थीटा का मान बताइए, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिखाया गया इस तरीके से है। तो 3 में बोल रहा है कि आपका थीटा का मान जो है क्या होगा, ठीक है। तो बताइए थीटा का मान कैसे इसको सोचेंगे। देखिए इसमें जो आप वर्तनांक कैसे निकालते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिएगा तो ये क्या हो रहा है? एयर से गैस में जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? आपको पता होगा साइन में होता है एंगल, तो ये हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री बट्टे क्या हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा आपका साइन जो है 35 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका निकालिए, इसका निकालिएगा 2 का, तो क्या हो जाएगा आपका? अब म्यू कहाँ से? आपका एयर में एंट्री ले रहा है, ठीक है ना, और जा किस में रहा है? वाटर में, तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर एयर का क्या हो जाएगा? साइन 60 डिग्री, ठीक है, और नीचे आ जाएगा साइन 41 डिग्री, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? तो एंट्री किस में ले रहा है? जल में। किस में ले रहा है आपको? एंट्री किस में? जल में इंसिडेंट है, और रिफ्लेक्टेड जो है किससे है? बाहर किससे हो रहा है? तो आपका कांच से हो रहा है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है आपको? समीकरण 1 और समीकरण 2 को, ठीक है ना, इसमें क्या हो जाएगा? एयर और वाटर को, एयर से वाटर वाला ये हो गया समीकरण 2, इसको मान लीजिए, ये हो गया समीकरण 2 हो गया आपका, ठीक है। और समीकरण जो होगा ये हो गया 3 हो गया, ये समीकरण हो गया 1। इस 3 समीकरण का यूज करके जो आप ये निकाल सकते हैं वाटर और जी, ठीक है। जब इसको गुना कीजिएगा तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा? थीटा जो है 35 डिग्री निकल के आ जाएगा। बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन जो है वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके लिए मापन होता है? तो दूरी के मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, टाइम नहीं मार दीजिएगा वर्ष देख के, ठीक है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का जो है मापने का, किसका? तो पृथ्वी और सूर्य के जो बीच का खगोलीय दूरी होता है उसको मापने के लिए। आगे कह रहा है कि C2H2 अणु की आकृति क्या है? तो C2NOH2 की आकृति क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका रैखिक आकृति होता है, ठीक है। इस तरीके से इसका फिगर बनता है, ये होता है आपका, ठीक है।
एक तरीके से ये क्या होगा, इथाइन है। चलिए इसको एथिलीन भी इथाइन कहते हैं, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है इसमें आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस में हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहोल के उत्कीर्ण लेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी मुगलों की कैद में भागने के समय कौन से नगर में कैद था? तो ये जो हो जाएगा आपका कहाँ पे कैद था बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो कैद था आपका आगरा में कैद था, ठीक है, औरंगजेब जो है इसको कैद करवाया था। आगे कह रहा है कि 1818 में होलकर राजवंश ने डैश के साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल प्रांत मुगल के नियंत्रण से मुक्त डैश डिप्टी गवर्नर उप सूबेदार के द्वारा हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुर्शिद कुली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजा टोडरमल जो है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अकबर के दौरान, ठीक है। इससे पहले हालांकि ये शेरशाह के दरबार में भी यही राजस्व जो है भू राजस्व संभाल चुका था, इसके पास अपार अनुभव था। इसी का कारण क्या है, और अकबर जो है अपने जो है मंत्रालय में उसको जो है भू राजस्व मंत्रालय दिया था। आगे कह रहा है कि 44वें संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है? तो क्या होगा इसका आंसर बताइए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 301 को। नेक्स्ट क्वेश्चन का आ रहा है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है पदच्युत किया जा सकता है, मतलब पद से हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित करके जो है इसको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन जो है 1864 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य बने थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना पहले कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुद्रा जमा अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक अपनी पुस्तक में जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत देने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थॉमस रॉबर्ट माल्थस को, ठीक है। और ये पॉपुलेशन के बारे में जो बहुत सारा बुक भी लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 132वां। हालांकि इसका आप जो है करंट डाटा याद रखिएगा, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आगे कह रहा है कि भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी से। जलोढ़ मिट्टी जो होता है आपका अनाज उपजाने के लिए बहुत अच्छा मिट्टी होता है। और बाकी काली मिट्टी में कपास का खेती होता है, आपको पता ही होगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, पाल कोंडा की पहाड़ी जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी जो है आपको पता ही है, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी, ठीक है, दक्षिण भारत में। और इसकी सबसे ऊँची चोटी क्या है तो आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी जो होता है, पश्चिम की ओर जो नदी बहती है वो जो है अरब सागर में गिरती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, नर्मदा जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नर्मदा और ताप्ती जो दो नदी जो है अब बहुत पूछा जाता है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती है, ठीक है। और बाकी पूरब साइड में बहने वाली नदियाँ कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उबालना पेयजल शुद्धिकरण का एक तरीका क्यों है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उबालने से जो है पानी को जल जनित बैक्टीरिया और वायरस से बचाया जा सकता है। आगे कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग से नहीं होगा, क्या नहीं होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
ओजोन में छिद्र जो है ग्लोबल वार्मिंग से नहीं होगा। बाकी आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है गर्मी बढ़ता है, और गर्मी बढ़ने से क्या होता है, बर्फ़ जो सतह पे वो पिघलने लगता है, मौसम में परिवर्तन होता है, समुद्र का स्तर भी बढ़ेगा क्योंकि समुद्र में भी बहुत ज़्यादा जो है बर्फ़ का लेयर है, और वो बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ने से क्या होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग जब बढ़ेगा तो समुद्र का जो है पानी का स्तर बढ़ेगा। और ग्लोबल वार्मिंग जो का मेन कारण क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मीथेन हो गया, जल वाष्प हो गया, ये सब के कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब आते हैं साथी मैथ्स वाले सेशन पे। अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए आते हैं मैथ वाले सेशन पे। मैथ्स का पहला क्वेश्चन है, करा किसी वस्तु को 15% और 10% के क्रमिक छूट पर देने के बाद इतना पर बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। देखिए, अंकित मूल्य के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो उस पे जो दाम लिखा होता है वो उसका अंकित मूल्य हो जाता है, ठीक है ना। कह रहा है कि उस अंकित मूल्य पे जो है 15% और 10% का कंटिन्यू छूट दिया, एक साथ नहीं दे रहा है। पहले 15% दे रहा है, फिर 10% का दे रहा है। तो कह रहा है कितना रुपये में बेचा, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। देखिए, जब भी क्रमिक छूट होगा तो जैसे 15% और 10%, तो हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे एक समतुल्य छूट के बराबर। तो समतुल्य छूट का फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100 होता है। इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी क्या है, क्रमिक छूट है। तो यहाँ पे क्या है, 15 प्लस 10 माइनस 10 गुने 15 बटे 100। सेम यही फार्मूला लगा रहे हैं। ये हो जाएगा 10 दाई 100 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 3 पचे 15, 2 पंचे 10, 15 10 25 हो गया मतलब। और यहाँ से कितना होगा, 3/2 मतलब 1.5 घटा देंगे। 15 में से 1.5 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा आपका, जो है 13.5% जो है का क्या हो जाएगा, तो 13.5% क्या हो जाएगा आपका, सॉरी दोस्तों, 15 10 25 हो गया। 15 10 क्या था, 15 था प्लस 10 था, माइनस इधर किए थे 15 गुने 10/100। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद क्या जाता है, ये आपका हो जाता है, ये हो गया 25 माइनस 15 में 10 से भाग दीजिएगा तो 1.5 हो जाएगा। मतलब 23.5% का जो होगा, आपको दो छूट नहीं देके 15% और 10% का दो छूट नहीं देके आप 23.5% का भी छूट दीजिएगा तो बात वही होगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे इसको टैकल करते हैं, कैसे सॉल्व करना है। इतना समझ में आ गया कि समतुल्य छूट कितना हो गया, 23.5%, ठीक है ना। मतलब क्या हो गया कि आपका जो है, देखिए 23.5% जो हो गया आपका छूट आ गया, ये हो गया 23.5%। इसको क्या करना है आप, प्रतिशत हो गया तो इसको बंद का हटा के यहाँ पे क्या कीजिए, 10 आ जाएगा, और प्रतिशत के बदले में क्या हो जाएगा, नीचे में 100 से जो है ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ऐसा ये किस लिए किए हैं तो आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम अंकित मूल्य मानेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका, ये हो गया अंकित मूल्य, और ये क्या हो गया आपका 235 कितना हो गया, तो छूट हो गया, ठीक है। तो जब 1000 रुपया अंकित मूल्य है और 235 रुपया छूट होगा तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 1000 माइनस 235 मतलब हो गया आपका कितना हो जाएगा, तो 765 हो गया, ठीक है। विक्रय मूल्य निकाले यहाँ से, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हम यहाँ से क्या निकाले, तो 765 विक्रय मूल्य निकाले, तो उसका मान कितना है, क्वेश्चन में दिया गया 657.90, ठीक है ना। तो ये का मान कितना होगा, तो 657.90 बट्टे हो जाएगा आपका 765। और 1000 अंकित मूल्य कितना है, तो 1000 है, ठीक है ना। तो 1000 अंकित मूल्य पे कितना हो जाएगा, 1000 से इसको गुना कर दीजिए, ठीक है। तो इसके बाद जो आपका काट छाट के आंसर क्या जाता है, तो 860 रुपये आता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करना है, तो समतुल्य छूट निकाल लेना है, और 23.5% आएगा, उसको क्या कर लीजिएगा, कन्वर्ट कर लीजिएगा। 23.5% को तो 235 बट्टे 1000 हो जाएगा। 1000 अंकित मूल्य पे 235 रुपये छूट है, तो वहाँ से विक्रय मूल्य निकाल लीजिएगा। और क्वेश्चन में क्या विक्रय मूल्य दिया गया, उसके संदर्भ में उसको कंपेरिजन करके बाकी आपको 1000 पे जो है अंकित मूल्य निकाल लीजिएगा, ठीक है। वही आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि ए प्लस बी बराबर 5 है और ए बी जो है 3 है, तो ये क्यू और बी क्यू का मान बताइए। तो ये क्यू और बी क्यू का एक फार्मूला होता है, सिंपल सा, कुछ नहीं, फार्मूला याद रखिए, क्वेश्चन को बनाइए, काम खत्म। ये होता है आपका ए प्लस बी का होल क्यू, सब कुछ दिया हुआ है, कुछ इसमें करना ही नहीं, -3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है ना। ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया गया 5, तो 5 का क्यू कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 125 माइनस 3ab, ए बी कितना दिया 3, तो 3 रख दीजिए इसका वैल्यू, और ए प्लस बी कितना है, तो 5। तो क्या हो जाएगा 125 में 3 3 9 5 45 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, सॉरी, 125 में से 45 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है बिना रुके 65 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से और रुकने के बाद जो है 52 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से चलता है, तो रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है।
इससे पहले भी मैं एक क्वेश्चन करवाया था, जो सेट लगातार कर रहे होंगे उनको इस तरीके का क्वेश्चन आता होगा। तो औसतन जो है गति जो है प्रति घंटा रुकने का समय कितना हो जाएगा? तो रेलगाड़ी जो बिना रुके चलती है उसका आप लिख लीजिएगा आपका स्पीड, फिर जो रेलगाड़ी रुकने के बाद चलती है उसका स्पीड लिख लीजिएगा, घटा दीजिएगा। अब बट्टे में क्या हो जाएगा? तो रेलगाड़ी जो बिना रुके चलती है, ठीक है? और उसको गुना गुना क्या करना है? किससे करना है बताइए? तो गुना कुछ नहीं करना, बस आपको क्या करना है, जो ये आपका आंसर क्या दिया पूछा गया मिनट में, तो घंटा को चेंज करने के लिए मिनट में लास्ट में 60 से कर देंगे, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा आपका 65 में से 52 घटाइएगा तो 13/65 गुने ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपको पता है टाइम जो है घंटा में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है स्पीड घंटा में दिया गया है, तो 60 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका 13×5 = 65, 5 से बड़ा ही 60 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कितना आंसर? तो जो है 12 मिनट हो जाएगा, ठीक है ना? तो करना क्या है आपको? पहले स्पीड किसका लिख लेना है, जो बिना रुके चलता है गाड़ी उसका, उसमें से जो रुक के चलता है उसका स्पीड घटा लेना, बटे जो बिना रुके वाला कर लेना है। जो भी आएगा टाइम उसको जो है जिस तरीके से यूनिट पूछा उसके हिसाब से आंसर देना है। जैसे इसमें मिनट पूछा था तो हम 60 से मल्टीप्लाई कर दिए। आगे कह रहा है कि ए और बी का रेशियो दिया गया और सी और बी का दिया गया, तो ए बी सी का निकालना है। हम बता चुके हैं, इस तरह का क्वेश्चन भी बताए थे। तो क्या करना है, देखिए ये तीनों अनुपात में बी का कॉमन आ रहा है, तो बी को पकड़ के कॉमन कर देना और कुछ नहीं करना। यहाँ बी का अनुपात कितना आ रहा है? 8। देखिए अनुपात में आपको पता है जो पहले आता है उसका पहला अनुपात होता है। ये पहले आ रहा है तो ए का अनुपात 5 हो गया, बी आ रहा है तो फिर बी का अनुपात 8 हो जाएगा। यहाँ सी है तो सी का अनुपात 4 और बी का अनुपात 3 हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपको कुछ देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि दोनों में जो है अनुपातिक में बी कॉमन है। तो क्या करना है, बी को हम कॉमन कर देंगे, ठीक है ना? यहाँ भी आपको, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी जो है आपका क्या दिया है 5:8। ध्यान से देखिए। और बी हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देते हैं, बी अनुपात सी कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 3:4, ठीक है ना, जो दिया है। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे बी का अनुपात कितना है? तो 8 है, क्योंकि बी का अनुपात लास्ट में आ रहा है। यहाँ पे बी का अनुपात कितना है? 3 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 8 से, इसमें क्या अनुपात जो है 8 है, तो यहाँ पे हम 3 से गुना कर देंगे और यहाँ करेंगे 8 से गुना कर देंगे। चलिए अब करने के बाद देखिए, जब हम अनुपात में गुना करेंगे तो स्वाभाविक है कि दूसरे वाले में भी हो जाएगा। तो यहाँ हम 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अनुपात बी जो आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 15:24। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और यहाँ बी अनुपात सी कितना, 8 से मल्टीप्लाई पर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी 24 लाना है बी को। तो ये हो जाएगा 24, अनुपात कितना हो जाएगा, यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 32। अब देखिए 24 यहाँ भी आ गया बी का, 24 यहाँ भी आ गया, तो ये अनुपात बी अनुपात सी लिखिएगा तो क्या हो जाएगा 15:24 अनुपात क्या हो जाएगा 32, ठीक है? 15:24 अनुपात 32 हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ये भी क्वेश्चन करवाए थे, जो कॉमन दिखे उसके अनुपात को कॉमन कर दीजिए, जो जिससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसमें सबसे करना पड़ेगा। आगे करा कि एक वस्तु 25% और 15% के दो क्रमिक छूटने के बाद कितना रुपए में बेची जाती है, तो अंकित मूल्य। सेम क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन करवाया हूँ वैसा बनाइएगा। आंसर में डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। देखिए 25% और 15% के क्रमिक छूट के बदले एक फॉर्मूला लगा लीजिएगा, ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। यहाँ से समतुल्य छूट आ जाएगा, समतुल्य छूट आएगा उसका जो है जो भी प्रतिशत आएगा उसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। नीचे वाला जो हर हो जाएगा अंकित मूल्य हो जाएगा, ऊपर वाला छूट हो जाएगा। और उसके बाद जो अंकित मूल्य से छूट घटा के विक्रय मूल्य निकाल लीजिएगा। विक्रय मूल्य जो आएगा उसको जो क्वेश्चन में जो विक्रय मूल्य दिया गया उससे कंपेरिजन कर लीजिएगा, ठीक है? और वो जो है आपका ओरिजिनल अंक जो उसके बाद एक का मान निकलेगा, उसके बाद जो अंकित मूल्य होगा उसके बनिस्पत जो है निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी जो है 60 डिग्री है। पी क्यू 3 सेंटीमीटर है, पी आर 4 सेंटीमीटर है। तो ट्रेंगल पी क्यू आर का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो बताइए ट्रेंगल पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा? ये क्या दिया गया आपका, एक त्रिभुज दिया गया, ठीक है? ये मान के चलिए पी क्यू आर कह रहा है कि कोण पी जो है कितना है, तो 60 डिग्री है। पी क्यू कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, और पी आर कितना दिया है, तो ये है आपका 4 सेंटीमीटर। एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको एक बता रहा हूँ त्रिभुज का। जैसे ये त्रिभुज है, तो इस भुजा और इस भुजा की लंबाई पता हो और इसका बीच का कोण पता हो, तो इसका जो है क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो हाफ ए बी साइन 60 डिग्री होता है, ठीक है? जहाँ साइन जो होता है, सॉरी साइन यहाँ पे थीटा होना चाहिए, 60 नहीं थीटा होगा, ठीक है? हाफ ए बी साइन थीटा होता है, जहाँ पे थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा जो होता है वो दो भुजाओं जो त्रिभुज के भुजाओं का कोण होता है। समझ में आया? जैसे ये भुजा होता है और ये भुजा होता है तो इसके बीच का कोण लेते हैं,
तो इसका भुजा का और इसका भुजा मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें साइन के वैल्यू को मल्टीप्लाई करके हाफ कर देते तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाता। तो यही फॉर्मूला यहाँ लगाना है। चलिए, तो हमको क्या करना है, ये सिंपल दिया गया, ये आपका 3 है, ये 4 है, इसके बीच का कोण कितना 60 डिग्री, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ गुने भुजा का गुना कर दीजिए और उसके बीच का जो है एंगल उसका साइन ले लीजिए। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपको पता होना चाहिए, √3/2 होता है। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आंसर, तो 3√3 आ जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण बराबर है। ये समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिन त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर, उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। कह रहा है कि उनके शीर्ष कोण बराबर। शीर्ष कोण इसका मान लीजिए ये हो गया आपका ABC, ये हो गया आपका PQR। तो ये दोनों का क्या है, शीर्ष कोण बराबर, ये कोण और ये कोण बराबर है, ठीक है। कह रहा है कि और उनके क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 है। तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात निकालना। देखिए, इसको आप सही से कीजिएगा ना, जैसे ये भुजा बराबर है, ठीक है, और ये भुजा भी बराबर है, तो इसको आप सर्वांगसम का एक नियम होता है समरूप का, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल निकालने का। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या निकलेगा, सिमिलर निकलेगा, ठीक है। सिमिलर निकालने के बाद क्या होता है, तो उसके संगत जो है भुजाओं का जो रेशियो होता है क्या होता है, तो वो जो होता है आपका क्षेत्रफल का जो है स्क्वायर होता है। सॉरी, जो उसका जो दो त्रिभुज जो सिमिलर होता है, तो उसका क्षेत्रफल जो होता है संगत भुजाओं का स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देखिए कैसे बनेगा इसको। तो कह रहा है कि संगत ऊंचाई निकालना। तो ऊंचाई भी क्या है, एक तरीके से ये पूछ रहा है, इस तरीके से इसका ऊंचाई पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, क्षेत्रफल आपका क्या रेशियो, क्षेत्रफल जो त्रिभुज का रेशियो 9:16 है। तो संगत ऊंचाई मान लीजिए त्रिभुज 1 है, ये त्रिभुज 2 है। ऊंचाई इसका H1 मान लीजिए, इसका H2 मान लीजिए, सॉरी ये जो है इसको हटाइए, ये H1 हो गया, ये H2 हो गया, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर को हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3:4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3:4। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखिए, जब त्रिभुज सिमिलर हो तो उसका क्षेत्रफल जो होता है संगत भुजा या संगत ऊंचाई के जो है स्क्वायर के बराबर होता है। उसको लगाना है बस, और सिंपल मैथ्स का नियम है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बीएड वाले साथी सब थोड़ा बहुत बेसिक जानते होंगे, इसलिए थोड़ा जो है फास्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। बाकी आप लोगों का कैलकुलेशन, हम इतना मान के चलता हूँ कि कैलकुलेशन आपको आता होगा, बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैथ में ताकि आप लोग पकड़ पाएँ। तो ये था साथी आपका जो है टेस्ट सीरीज नंबर 19। कंटिन्यू जो है आप इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट ज़रूरी है। बिना आपके सपोर्ट को मैं लगातार वीडियो नहीं बना सकता, ठीक है। तो आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा उतना मैं वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।